हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जीएस का पेपर फर्स्ट से मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं बेसिकली बात करूंगा जुडिशरी से रिलेटेड और उसके बाद से राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरा 5th पार्ट है जो कि इंडियन पॉलिटी का है और 4 पार्ट इसके पहले मैंने अपने इसी चैनल पे करा रखा है। आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट से उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर लगता हो आपको कि आपको इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम में जा करके लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, वहाँ पे ग्रुप आएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन होता है? जो केंद्र सरकार होता है उसका विधायी अंग हम किसको कहते हैं? तो उसको हम संसद को कहते हैं। इसी प्रकार के जितने क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं और एक बार मैं पीडीएफ आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस प्रकार से डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के सामने आएगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों इसमें डील करने वाले हैं। मैं बस आपसे यही चाहूँगा कि अगर आप लास्ट टाइम ये सेशन वॉच कर रहे हैं तो आप इसको फुल वॉच करिएगा जहाँ तक ये चलेगा, क्योंकि इसमें अब आपके पास टाइम नहीं है कि भाग के जाने का, क्योंकि अब पीसीएसजे का एग्जामिनेशन हमारा बहुत ही करीब है। 12 तारीख को एग्जामिनेशन है, तो अब बस आपके पास एक ही विकल्प है, पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लेते हैं, केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसद है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, किस पर आधारित है? 1971 की जब जनगणना हुई थी, इसी जनगणना के पे ही ये क्या कहते हैं, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है, लोकसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। तो आपसे आधार वर्ष पूछेगा कि हाँ ये किस ईयर पे बना था, कौन सा इसका आधार वर्ष है? तो 1971 का जो जनगणना हुआ था, जो सेंसस हुआ था, वही इसका आधार गण माना गया है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, जिस तारीख से प्रथम अधिवेशन स्टार्ट होता है वहां से इस तारीख को गिना जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का 5 साल का होता है। ठीक, आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मैंने 4 सेशन करवाया है उसमें भी देखेंगे मैंने इसी तरह डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में 1 लाइनर फॉर्म में जिस तरह से हो सका है बस मैं आपको बताने का कोशिश किया हूं, जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा। कितने दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 6 मास से अधिक, यहाँ पे ऑप्शन आपको देता है 3 मास का देता है, 4 मास का देता है, 5 मास का देता है और 6 मास का, तो आपका 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखिए, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति होता है। कोरम से अब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ दोस्तों इसका एक कोरम बताइए कि ये कितने कोरम होने चाहिए। तो जो कुल सदस्यों का संख्या का 1/10 भाग इनका कोरम होता है। जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस मेंबर्स में से कितने संख्या रहेंगे तो वो कोरम कहा जाएगा। तो जितने भी मेंबर रहेंगे उसका 1/10 भाग वहाँ पे उपस्थित रहेगा, तब इसको कोरम माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? जब लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे कि कोई भी बिल पास कराना हो, चाहे उस पर कोई भी वोटिंग कराना हो, तो दोनों पार्टी से मान रहे हैं कि पक्ष से भी अगर 100 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, विपक्ष से भी लोगों ने 50 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, दोनों बात मामला फंस गया, इधर से भी 50 लोग उधर से 50 लोग। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो टाई ना हो, टाई की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत देंगे और जो वो जिसके फेवर में मत देंगे उसमें बिल पास होगा। नेक्स्ट देखिए, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है जो लोकसभा का चुनाव कई बार जीता हो, मीन्स कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है वही लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, उसी को बनाया जाता है। अब ये जैसे वरिष्ठ सदस्य नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 5 बार का विधायक, कोई 5 बार का सांसद रहा हो, कोई 8 बार का सांसद रहा हो, कोई 9 बार से सांसदी का चुनाव लगातार जीत रहा है, हार ही नहीं रहा है, तो उस जो वरिष्ठ होता है किस आधार पर जो इतने बार चुनाव जीता है उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे बनाया जाता है। अब दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? वो पक्ष का हो कि विपक्ष का हो, इससे नहीं मतलब है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति।
अभी ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जब लोकसभा अभी हमारा चलता नहीं है, अभी चुनाव जीत करके लोग आए होते हैं, उन लोगों को शपथ दिलाने के लिए कौन शपथ दिलाएगा भाई? एक ही आदमी को तो प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को वो शपथ दिला देते हैं, और प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को सदस्य लोगों को जो जीत कर गए होते हैं उनको वो क्या कहते हैं, ओथ दिलाने का काम करते हैं। तो यही लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल, मीन्स की लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर का पद है और राज्यसभा में भी क्या कहते हैं, हाँ, विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर का पद है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अन्य सदस्यों को क्या करता है, ओथ दिलाने का काम करता है। बस इनका काम इतना ही होता है कि ये ओथ दिलाएंगे, तब तक ये प्रोटेम स्पीकर इनको माना जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष से हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है, इसके अलावा वो नहीं हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं लोकसभा को अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, इसके इतर लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता है। लोकसभा की प्रथम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 489 सीटों के लिए प्रथम बार चुनाव हुआ था। जो लोकसभा का पहली बार चुनाव हुआ था वो 489 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ था। दोस्तों आपसे करंट में भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये ओम बिरला जी जो हैं, यही लोकसभा के इस समय अध्यक्ष हैं। ये पद बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, इनका बहुत जगह पे काम आता है। जैसे कि 108 आर्टिकल नंबर 108 में जब ज्वाइंट सीटिंग होती है तो उस समय भी उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही वहाँ पे प्रिजाइडिंग करता है, मीन्स कि दोनों सभाओं का वो करता है, मीन्स की नेतृत्व करता है। तो वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पर? मंत्रिपरिषद की सलाह के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय का अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया। बड़े राज्यों के लिए 77 लाख मीन्स की 77 लाख रुपीस और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख रुपीस यहाँ पे अलॉट किया गया कि मीन्स इतना ही वो चुनाव में खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया गया था। इनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम लोग जीवी मावलंकर के नाम से ज़्यादा सुनते हैं। अब देखिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। जो लोकसभा सचिवालय होता है वो लोकसभा के अंतर्गत, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत वो काम करता है। दोस्तों अब देखिए, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं, और वो भी किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। जहाँ से आपका अगर पॉलिटी से रिलेटेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर आपके यूपी पीसीएसजे में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आप गलत करके नहीं आइएगा, यहाँ से छोड़ करके नहीं आइएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन आ रहा है? पहले हमारे पास राज्यसभा आ रहा है। राज्यसभा क्या करता है? अब राज्यसभा का क्या काम है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं, जैसे एक मिनट दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम राज्यसभा को देखते हैं तो राज्यसभा क्या कर रहा है? यहाँ पे जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा में एक सभापति होता है। तो सभापति कौन होता है? वो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसको कहा जाता है। जो उपराष्ट्रपति हमारे महोदय होते हैं उन्हीं को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहा जाता है। उनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं, इसीलिए बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 64 में, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट उनको कहा गया है। तो ये आपको पता चल गया, आर्टिकल नंबर 64 में ये बातें आपको बताई गई हैं। और 63 आर्टिकल में बताया गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मीन्स एक वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया के लिए। तो ये बातें आपको बता दिया गया। तो उपराष्ट्रपति जी जो ही होते हैं वही हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अब इनके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। इस तरह से आपको जानना चाहिए। अब इनके बारे में देखिए, प्रकृति कैसा होता है? जो राज्यसभा होता है वो अस्थाई सदन होता है। दोस्तों जो राज्यसभा हमारा होता है वो अस्थाई सदन, अस्थाई नहीं अस्थाई सदन होता है, मीन्स कि उसमें उसको समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक,
सदस्य बनने की न्यूनतम आयु के बारे में पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इस एज से भी रिलेटेड पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सदस्य बनने के लिए, मीन्स कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास कितनी आयु होनी चाहिए। तो आपके पास न्यूनतम मीन्स कि 30 साल के आप होने चाहिए, तभी आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इनका निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन इनका कैसे होता है, जो राज्यसभा के लोग होते हैं इनका निर्वाचन होता है, और इनका निर्वाचन हम और आप मिल करके नहीं करते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक इसी प्रकार से इनका भी चुनाव होता है। अब इनके चुनाव की रीति क्या है, तो वो प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के प्रतिनिधित्व के द्वारा इनकी चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है। किसका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इसी प्रकार से करवाया जाता है जैसे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव करवाया जाता है। ठीक, हम बात करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे कितना होता है, जो एक बार राज्यसभा का सदस्य बन करके जाता है उसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अगर एक बार आप राज्यसभा के सदस्य बन के गए हैं तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों अब यहाँ पे 250, यहाँ पे तो आप लोगों ने देख लिया कि कुल सीट 250 है। अब इसमें किस प्रकार से इस सीट को भी डिवाइड किया गया है, ये क्रोनोलॉजी आप देखिए। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 238 मेंबर यहाँ पर चुन करके आते हैं, और राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मीन्स कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और वो क्यों, कौन, किस फील्ड में मनोनीत करते हैं, साहित्य में करते हैं, विज्ञान में करते हैं, कला में करते हैं, और समाज सेवा में ये मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो ये राज्यसभा के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है कि राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय होते हैं वो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करके भेजते हैं। आपने फील्ड देख लिया, फील्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस किस फील्ड में रिलेट करके वो चुन करके भेजते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवी, ये 4 चीज़ आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन फिर देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक के बारे में, कि अगर कोई लोकसभा में कोई विधेयक होता है तो कौन सा विधेयक जो होता है लोकसभा में जाता है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में जाता है, कौन सा विधेयक है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जाता है, और कौन विधेयक होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 4 बिल के बारे में पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला विधेयक हमारे पास क्या होता है, साधारण विधेयक, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल के नाम से जानते हैं। जो सेकंड टाइप का विधेयक होता है हमारे पास वो वित्त विधेयक होता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल बिल के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास बिल होता है वो स्पेशल बिल होता है, और जो लास्ट हमारे पास बिल होता है वो धन विधेयक होता है। इस पे लोकसभा का ही जो अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल लोकसभा मनी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दोस्तों हम वित्त विधेयक की बात करते हैं, फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल बिल भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है और फाइनेंशियल बिल सेकंड होता है। हमको उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये जानना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम वित्त विधेयक नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक, ये 2 प्रकार के बिल हमसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, आप यहाँ से निजात पा गए। अब देखिए विशेष बिल के बारे में बात किया जा रहा है। स्पेशल बिल, स्पेशल बिल कहाँ पे लाया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक जब करना होता है तो उस समय हमें स्पेशल बिल लाने की आवश्यकता होती है। जब हम कभी भी संविधान में संशोधन करते हैं तो उसमें हम स्पेशल बिल को लाते हैं। और ये स्पेशल बिल किस प्रकार से आता है, इसको भी 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक संघीय होता है जिसको फेडरल हम लोग कहते हैं, राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक होती है, और एक ऐसा होता है जो नॉन फेडरल होता है, इसमें राज्यों की सहमति जो होती है आवश्यक नहीं होती है। तो आपको दोस्तों यहाँ से इतना देख करके पता चल गया कि हाँ हमारे पास विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, स्पेशल बिल और मनी बिल। जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मनी बिल, जो मनी बिल होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है, और मनी बिल पे निर्णय लेने का अधिकार किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है निर्णय लेने का अधिकार। और नेक्स्ट बात, राज्यसभा में ये मनी बिल को भेजा जाता है और 14 दिन से ज़्यादा वो इसको 14 दिन से अधिक वो अपने पास रोक करके नहीं रख सकते। कौन नहीं रख सकता, राज्यसभा। अगर राज्यसभा 14 दिन से अधिक इस बिल को रोक करके रख ले तो ये स्वतः पारित हो जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लर्न करके रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भाई लोकसभा अध्यक्ष कहाँ से आएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष कहाँ से आएगा, ये कोई अलग से तो चुनाव इनका होगा नहीं। भाई जो सांसद लोग चुन करके आते हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और किसी एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। वो भी देखिए यहाँ पे क्या गेम है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, और इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते, इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलवाया जाता है, जो अभी प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक, अब ये इसी तरह से क्वेश्चन फंसा सकता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का भी नाम रहेगा, लेकिन दोस्तों हमें सतर्क रहना है, हमें राष्ट्रपति नहीं लगाना है, हमें वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर लगाना है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही सबको शपथ दिलाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा दिलाया जाता है। तो ये डिफरेंस आप समझ के रखिएगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपका कहीं पर भी चूक ना हो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष जो महोदय होते हैं वो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगर कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन ऐसा अराइज हो जाता है कि अगर उनको क्या कहते हैं पद से हटना पड़ता है, तो त्यागपत्र किसको देंगे? वो ले जाके प्रधानमंत्री जी को तो त्यागपत्र देंगे नहीं, वो ले जाके राष्ट्रपति महोदय को तो त्यागपत्र देंगे नहीं, वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देंगे। अगर अध्यक्ष इस तरह से हटाए जा रहे हैं और उपाध्यक्ष अगर हटाए जा रहे हैं, तो वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। अब इनको पद से हटाने का भी एक प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस बताया गया कि किस प्रकार से इनको हटाया जाएगा। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देनी आवश्यक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उनको 14 दिन पहले ये बात उनको बता दी जाती है कि आप अपना पक्ष यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, आप देख लीजिए कि आपको किस लिए हटाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं बहुत दूर से ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग इसको पढ़ लीजिए। पॉलिटी में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो निस्संदेह आप निश्चिंत होकर के इसको सॉल्व करिए, और आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये सिर्फ पॉलिटी में ही हमारा नहीं फॉल करेगा। पॉलिटी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड है और पॉलिटी से भी रिलेटेड है, तो हमें ये जीएस में भी फायदा दे रहा है और हमें लॉ के सब्जेक्ट में भी फायदा दे रहा है। एक पढ़ रहे हैं, दोनों जगह हम लोग मजा पाएंगे। अगर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, पॉलिटी के रूप में पढ़ लेते हैं, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो क्या हम छोड़ के थोड़े नहीं चले आएंगे, वहाँ पर भी हम ऑप्शन मार्क करके आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको नहीं मार्क करूंगा, नहीं। तो देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। यहाँ पे लोकसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है, क्योंकि ये 5 साल के लिए बनता है। लेकिन जो राज्यसभा की बात की जाती है दोस्तों, वो अस्थायी सदन नहीं होता है, वो अस्थायी सदन होता है, जिसमें कभी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसी दूसरे की सलाह पर नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त 5 वर्ष में होता है। जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। ठीक, आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। जो आपात अगर लग जाता है, अगर इमरजेंसी पीरियड लग जाती है, तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में सिर्फ एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। मीन्स कि एक बार में 1 वर्ष ही आपको वृद्धि करना होगा, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ पे जो लोकसभा होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से क्या मीन्स कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रति? मंत्रिपरिषद के प्रति। मीन्स कि लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 मीन्स कि 55 सदस्य होते हैं। इसी को हम लोग कोरम, इसी को हम लोग गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। आपसे इस समय क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया कि ये बताइए कि लोकसभा में कोरम मीन्स कि गणपूर्ति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/10 दे देगा। वहाँ पे जैसे जब 1/10 देगा तो वहाँ पे सदस्य संख्या 55 नहीं देगा, या तो दोनों देगा, तो ऑप्शन देगा कि हाँ दोनों होगा, 1/10 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, जो आर्टिकल नंबर 108 है। इसमें दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के बारे में बात किया गया। और दोस्तों ये 3 बार बैठक हुआ है, जो अभी 108 के तहत जो 3 बार ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये 3 बार कब कब किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अभी मैंने आपको कई बार ये बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष ही दोनों सदनों में अधिवेशन करता है, और अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 में ये बातें बताई गई हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि ये बिल कौन सा है, ये मनी बिल है कि नहीं बिल है। कोई विधेयक, धन विधेयक के बारे में सिर्फ बात कर रहा है। धन विधेयक ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष उसको बताएंगे, डिसाइड करेंगे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से
4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 से शुरू किया गया। ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संसदीय समिति के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि संसदीय समिति क्या होता है, किस प्रकार से संसदों का गठन होता है, किस प्रकार से किसी समिति का गठन किया जाता है। तो संसदीय समिति का बारे में हम बात करते हैं तो पहले एक गठनकर्ता होता है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त करता होता है, और इसमें नाम निर्दिष्ट किया जाता है, और नाम में कौन होते हैं, या तो अध्यक्ष होते हैं या तो सभापति महोदय होते हैं। इन्हीं लोगों से संसदीय समिति का गठन होता है। ठीक, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। दोस्तों ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए इससे केस लॉ से भी रिलेटेड ये हो जाता है, और ये सूचना का अधिकार अभी तो हमारे यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 मई 2005 को लोकसभा में ये पारित किया गया। किसको पारित किया गया? सूचना के अधिकार को 11 मई 2005 को सूचना के अधिकार को लोकसभा में पारित किया गया। दोस्तों अगर यही पूछ लेता है कि राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 12 मई 2005 को ये राज्यसभा में भी इसको पारित कर दिया गया था। ठीक, इसका जो स्वरूप है, लोग बड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि जो ये सूचना का अधिकार है, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा लीगल राइट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा विधिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। सूचना पाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं फिर से जोर दे के कह रहा हूँ, जो सूचना पाने का अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा लीगल राइट है, ये विधिक अधिकार है। ठीक, और ये किस केस लॉ से आया था? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ के मामले से रिलेटेड ये केस था। किससे रिलेटेड? सूचना के अधिकार से रिलेटेड ये मामला आया था। ठीक, अब हम बात करते हैं संवैधानिक समितियों के प्रकार का, कि किस किस प्रकार का जो संवैधानिक समिति होता है उसके प्रकार का। अस्थाई समिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अस्थाई समिति की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, गठन के बारे में बात करेंगे, और कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। जो प्रकृति इसकी होती है, जो अस्थाई समिति की, वो अस्थाई ही होती है। गठन कब होता है? प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है, और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसदीय समिति के प्रकार के बारे में हम ये बात की है, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों ये भी तदर्थ समिति भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। संसद की वित्तीय समिति के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो संसद की वित्तीय समिति की बात आती है, तो यहाँ से बस हमारे लिए यही इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो समिति, थोड़ा सा मैं आपको एलिब्रेट कर दे रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण लगाया जाना। मीन्स कि जो सार्वजनिक व्यय है उस पर संसद के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण, किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इस समिति बनाया गया था। समिति 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक को एकल समिति कहते हैं और दूसरे को संयुक्त समिति कहते हैं। मीन्स कि ज्वाइंट कमेटी कहते हैं और इसके सिंगल कमेटी कहते हैं। तो इसके एकल समिति में प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्राक्कलन समिति होते हैं इसमें सदस्यों की संख्या से क्वेश्चन आता है कि जो प्राक्कलन समिति बनाई गई थी है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें सदस्य संख्या 30 होते हैं। केवल लोकसभा से इसमें 30 सदस्य होते हैं। वही दोस्तों हम देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्राक्कलन समिति की बात आती है तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 है। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से 30 सदस्यों की बात की जा रही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त समिति की हम बात करते हैं। जो संयुक्त समिति है, संयुक्त समिति 2 प्रकार से डिवाइडेड है। एक लोक लेखा समिति है और दूसरा सरकारी उपक्रम समिति है। जो लोक लेखा समिति है तो इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 22 होती है, और जो सरकारी उपक्रम जो संख्या होती है इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है। लेकिन जो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, डिवाइड एंड रूल गेम खेला गया है, वो डिवाइड एंड रूल देखिए, लोकसभा से यहाँ पे 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा से यहाँ पे 7 सदस्य होंगे। किसमें? संयुक्त। जहाँ संयुक्त की बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारे पास 2 सदन है, हमारे पास लोकसभा भी है, हमारे पास राज्यसभा भी है। तो संयुक्त सदन में दोनों की बात कर रहा है। और उसके बाद से सरकारी उपक्रम की बात करते हैं तो लोकसभा से दोस्तों यहाँ पे 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से यहाँ पे 7 सदस्य आते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं। तो यहाँ पे 30 सदस्य होते हैं और लोकसभा से वो भी होते हैं। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें देखिए अस्थाई संसदीय समितियों के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से समितियों के प्रकार होते हैं। एक वित्तीय समिति होता है, एक विभागीय अस्थाई समिति होता है, एक जांच समिति होता है, एक परीक्षण एवं नियंत्रण के गठन की समिति होता है, एक सदन समिति होता है, और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति होता है। ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप अपने एज ए नॉलेज के लिए इसको समझ करके, इसको पढ़ करके रख सकते हैं। क्या पता खुदा न खास्ता इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कहेंगे। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक की बात की जा रही है, ज्वाइंट सिटिंग की बात की जा रही है। कहाँ पे बताया गया है? संबंधित प्रावधान आर्टिकल 108 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है भैया? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, और आहूत भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ही आहूत भी किया जाता है।
जो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है, कई बार मैंने आपको बता दिया वो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है। ठीक, अब संबंधित विधेयक, किस विधेयक के लिए इनको बुलाया जाता है? साधारण विधेयक के लिए और वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। अब तक बुलाई गई, अब तक 3 बार ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है, ज्वाइंट बैठक किया गया। कब किया गया? पहली बार 1961 में दहेज निरोध विधेयक पर दोनों क्या कहते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में सहमति बनाने के लिए 1961 में पहली बार बुलाया गया था। दूसरी बार 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक लागू करने के लिए ज्वाइंट सीटिंग किया गया था। और तीसरी बार वर्ष 2002 में पोटा के लिए पोटा कानून बन रहा था, उसी पोटा कानून को लागू कराने के लिए 3 बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ था। तो ज्वाइंट सीटिंग 3 बार कब हुआ था? 1961 में, 1978 में और सन 2002 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट सीटिंग आज तक कितनी बार हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आपको अब लर्न हो गया कि हाँ 3 बार ही ज्वाइंट सीटिंग हुआ था। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा से धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक क्या है? तो धन विधेयक का जो संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 110 में दिया है, संबंधित प्रावधान है, मीन्स कि आर्टिकल नंबर 109 में इसके डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 1110 है, मीन्स कि जो आर्टिकल नंबर 110 है, इसमें डेफिनेशन बताया गया है कि मनी बिल क्या होता है। और 109 में बताया जा रहा है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के बारे में बताया जाता है। तो आप वहाँ पे आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल 110 आप एक बार डायरेक्ट खोल करके देख लेंगे। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा में इसको धन विधेयकों को पुनः स्थापित किया जाता है। ठीक, धन विधेयक की बात करते हैं। राज्यसभा में रोक सकती है अधिकतम 14 दिन तक। ये लिमिटेशन पीरियड आपको लर्न होना चाहिए साथियों, क्योंकि 14 दिन का ये एक लिमिटेशन पीरियड होता है। किसके बारे में? धन विधेयक की हम जब बात करते हैं तब सिर्फ ये 14 दिन तक ही अधिकतम रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। उससे ज़्यादा इसको रोकने की पावर नहीं है। अगर उससे ज़्यादा भी रोकता है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, मीन्स कि अपने आप ही ये पारित मान लिया जाता है कि हाँ जो धन विधेयक था वो पारित हो गया है, मीन्स कि राज्यसभा ने अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति का वो किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जो विपक्ष का पार्टी से होता है, जो बहुमत पाया रहता है, बहुमत से मीन्स की कम पाया रहता है, तो जो सेकंड पार्टी होती है उसको नियुक्त किया जाता है। और वो अपनी रिपोर्ट किसी दूसरे को नहीं देता, वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को देता है, भैया उसकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही किया है, इसीलिए रिपोर्ट भी उन्हीं को देता है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1980 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति को। अब मैंने ग्राउंड बता दिया किस किस पे। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामित की गई थी तो वो नरगिस दत्त थी, वही उन्हीं को प्रथम अभिनेत्री थी, उनको नामित किया गया था। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, मीन्स कि 2 वर्ष के भीतर उनका पद क्या होता है? समाप्त होता रहता है। 2 वर्ष के बाद वो रिटायर होते रहते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है और उसमें से जितने मेंबर हैं उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष में वो रिटायर भी हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों संसद की। अब संसद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं एक एक करके यहाँ पे आपके सामने डील करने वाला हूँ कि संसद क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉलिटी पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे? हमसे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूछे जाते हैं और पॉलिटी का पार्ट हमसे यहाँ पे पॉलिटी में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम इसको क्यों ना एक ही जगह निपटा देते हैं। ये संसद है, ये संसद भवन है, आप देख सकते हैं। संसद के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मीन्स की पार्लियामेंट के बारे में हम बात करने वाले। देखिए इसमें जो अनुच्छेद दिया है कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक ये संबंधित प्रावधान दिया गया। दोस्तों अगर हम आर्टिकल 79 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्लियामेंट का, तो वहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। इन तीनों जब ये मिल जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का मीन्स की पार्लियामेंट का गठन हो जाता है। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में ये दिया है, अनुच्छेद 79 मीन्स की आर्टिकल 79 के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय रहेंगे और साथ साथ लोकसभा भी रहेगा और राज्यसभा रहेगा। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? हमारा संसद का गठन होता है। और दोस्तों ये प्रोविजन दिया कहाँ है? आर्टिकल नंबर 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको प्रोवाइड किया है। यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम
नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ही पूरा कहानी है। प्रेसिडेंट तो जो हैं वो अलग उनको हो ही गए, वो तो पार्ट है ही हैं। अब देखिए जो बात है वो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम बात करेंगे कि लोकसभा क्या फंक्शन करता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, और राज्यसभा क्या होता है, किस प्रकार से ये अपना फंक्शन रन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की हम बात करते हैं तो अधिकतम सदस्य संख्या इसके 550 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम जो मेंबर हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये इसमें अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं, जो कि 238 चुन करके आते हैं और 12 लोगों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये फैक्ट आप लर्न करके रखिएगा। अब इसका गठन किस प्रकार से हुआ, राज्यों से अधिकतम 530 तथा संघ राज्यों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्य से मिलकर ये बना है। कौन बना है, लोकसभा। अब यहाँ पे पूरा इसका मैथ देख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए कि हाँ 530 जो होते हैं वो संघ राज्यों से आते हैं और अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर के ये बना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 93 में। देखिए अब आर्टिकल नंबर 93 यहाँ पे क्या कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव के बारे में बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर 93 जो है वो द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात कर रहा है। मैं एक बार फिर आपको आर्टिकल नंबर 93 बता दे रहा हूँ, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात कर रहा है। ठीक, लोकसभा के सदस्यों में से ही होगा, जो ये इसमें से होगा जिसको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा या उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। वो कहां से बनेगा, वो फॉरेन से तो आएगा नहीं, वो जो मेंबर चुन करके, जो सांसद लोग चुन करके जाते हैं उन्हीं के बीच में से किसी एक को चुनाव वहां पे करके उनको चुना जाता है। अब आर्टिकल नंबर 94 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 94 में बात करता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा है। मीन्स की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाया जाने के बारे में आर्टिकल नंबर 94 में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा के अंतर्गत ही कार्य करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए सीटों का आवंटन किस प्रकार से, कौन से रेशियो में सीटों को बांटा गया है, कौन सा आधार वर्ष रखा है। राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो ये सीटों का आवंटन है ये 1971 का मीन्स कि 1971 का जो सीटों का आवंटन किया गया था, जो सेंसस लाया गया था, जो जनगणना हुआ था, उसी पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 के अनुसार यह निर्धारण किया गया कि 2026 तक एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा। ये 1971 वाला जो हमारा सेंसस था उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। और साथ साथ जो 84 नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, तो उसमें ये बता दिया गया था कि जो ये 1971 का आधार वर्ष है, मीन्स कि ये जो एक डेडलाइन फिक्स कर दिया गया ये 2026 तक, मीन्स कि 2026 तक ये एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीट का आवंटन किया जाता है कि मीन्स कि राज्य में कितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, इसका कोई दूसरा वो नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए निर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर होता है। दोस्तों ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन हो सकता है, जो 5 बार जीता हो, जो 6 बार जीता हो, जो 8 बार जीता हो, क्या संसदीय का जो चुनाव अपने क्षेत्र से जीत करके आया हो उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनवाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, तो ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये नहीं किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 100 सब क्लॉज 3 में क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 100 सब क्लॉज 3 में कह रहा है लोकसभा के कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या का 1/10 भाग होगा। ये बात मैं आपको कई बार बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर में कितना था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर जी थे, जिनको कि हटाया गया था इनके पद से। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और महिला में पूछा जाएगा तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा कौन है, तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा में सीट कितने दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट है, लोकसभा में 80 सीट है। इस प्रकार से
से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अवधि के बारे में बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ये निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति को समय से पहले विघटन करने का अधिकार होता है। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष से अधिक का मीन्स की 1 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, सदस्य बनने की अर्हता से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया। जिसको जो सदस्य बनना चाहता है, इसका जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो कम से कम मिनिमम एज अपना 25 साल पूरा किया हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है, तभी वो संसद बन सकता है, इसके अलावा नहीं। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 की। अब आर्टिकल नंबर 80 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 80 में बताया जा रहा है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। जो कंपोजिशन होता है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया जा रहा है, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की। अब अभी तक तो हम लोग लोकसभा को पढ़ रहे थे ना, तो लोकसभा के बारे में आपको कहाँ बताया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम आर्टिकल नंबर 79 में पढ़ रहे थे। अब जब कंपोजिशन ऑफ स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टेट का मतलब मीन्स कि ये राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि 250 मेंबर हैं। ये 250 मेंबर वाला है, आपको मैं कहीं ना कहीं से इसको याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। राज्यसभा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 228 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। मीन्स कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एज यूजुअल इनका भी चुनाव वैसे ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान के व्यवहार पर उनको यहाँ पे रखा जाता है। अस्थायी सदन होता है, विघटित नहीं है, विघटन इसका नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें किस प्रकार से निवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अपने आप, ये किस प्रकार से, जब शुरू में हुआ होगा तो बड़ा क्यूस मचा होगा कि इस बार अभी हम आए हैं, अभी मैं किस तरह से रिटायर हूँ, तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम लगाया गया था। लॉटरी सिस्टम से जब पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, तो राज्यसभा में लॉटरी सिस्टम लगाया गया था और उसी लॉटरी सिस्टम से 1/3 सदस्यों को वहाँ पर रिटायर किया गया था। एक लॉटरी निकाला गया था, उसी में सबका नाम लिख करके रख दिया गया था और एक किसी छोटे बच्चे से कहा गया कि आप उसमें से 100 पर्चे निकाल लो, और 100 पर्चे उसने निकाला, उसमें से जिसका जिसका नाम आया था उसको रिटायर कर दिया जाता है। तब से ये प्रथा चलता आ रहा है। आपसे कभी कोई पूछ दे कि 1/3 सदस्यों का रिटायर करने का प्रावधान कैसे आया, तो दोस्तों ये लॉटरी सिस्टम से आया था। अब सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो कि आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया था। बात करते हैं उपसभापति। बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। बहुमत में अगर पारित हो जाता है संकल्प द्वारा, तभी इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा ही दोस्तों किया जाता है। किसी दूसरे के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं किया जा सकता। लोकसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं किया जा सकता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो अखिल भारतीय जो सेवा का सृजन जो होता है वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 312 में डिफाइन किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। लोकसभा इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। संविधान की जो अखिल भारतीय, जिसको ऑल इंडिया सर्विस के नाम से हम लोग जानते हैं, अखिल भारतीय सेवा, आर्टिकल नंबर 312 आप खोल करके देखेंगे तो वहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आपको प्रोविजन दिया रहता है, जो कि पावर में किसके होता है? वो राज्यसभा के अंडर पावर होता है। वो किसी को चूज़ करता है कि हाँ कौन सा जो सेवा होगा वो अखिल भारतीय सेवा होगा। आज तक हमारे पास 3 ठो ही अखिल भारतीय सेवा आए हैं, जिसमें से एक IAS है, एक IPS है और एक IFS है। यही 3 सेवा को अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है। बाकी किसी को ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं माना जाता। आपसे एग्जामिनेशन में कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा कौन कौन से हैं, तो 3-4 ऑप्शन देगा। इसमें से एक IAS रहता है, एक IPS रहता है और एक IFS रहता है। इसी को अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। इसमें मैंने टाइम लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 252 में दोस्तों क्या बताया गया, अब इसके बारे में आप देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण करने का अनुरोध किया जाता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 252 में इसी के प्रोविजन के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर फॉर 2 और मोर स्टेट बाय द कंसेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट्स के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षा उपयोगी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अभी आप लोगों ने देखा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अवशिष्ट शक्तियां संसद में, जो रिस्यूडरी पावर हैं वो संसद में निहित करती हैं। धन विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित किया गया आर्टिकल नंबर 105 में। संसद विधानसभा के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जा सकती है जब वो बिना सदन के सूचित किए हुए 60 दिनों तक वो लगातार अगर गायब रहता है, तब उनको हटाया जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संचित निधि क्या होता है, उसमें से किस प्रकार से धन निकाला जाता है, जिसको हम लोग CFI कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। दोस्तों अब सर्वोच्च न्यायालय मीन्स कि हम अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें किस प्रकार से जजेस को अपॉइंट किया जाता है। जजेस पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो उसमें कितने नंबर ऑफ जजेस थे, इन सभी फैक्ट को देखेंगे। और साथ साथ आर्टिकल नंबर 124 से भी लेकर के हम जितने भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 147 तक, उन सभी को हम यहाँ पे डील करने वाले एक एक करके। देखिए यहाँ से आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि हमारी ये पॉलिटी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के बीच में से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए आर्टिकल 124 से लेकर के 147 में सुप्रीम कोर्ट को पहले डिफाइन किया गया। सबसे तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चैप्टर नंबर 4 है, द यूनियन जुडिशरी के बारे में इसको बताया जाता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक, जो कि संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको रिटेन किया गया और इसको एक स्थान दिया गया आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल नंबर 147 की बात तक दिया गया। फिर न्यायाधीशों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं। जब हमारा इनिशियल स्टेज में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो टोटल उसमें 8 जज थे। टोटल 8 जज का आना गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि 8 में से एक चीफ जस्टिस हमारे होते हैं, जिसको कि हम लोग CJ कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मीन्स कि 7 अदर जजेस थे और एक हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो अलग होते हैं, और 7 जजेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 जब शुरू में बना था तो 7 + 1, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा 1 + 7, 1 + 7 = 8, तब ये कोरम सही होगा। तो हमारा जब प्रारंभिक बना था तो 1 + 7 मीन्स कि 8 जजेस उस समय हुआ करते थे। अब इस समय प्रेजेंट में 34 जजेस हैं, इसमें भी 34 में भी क्या है, 30 अदर हैं, 1 + 33 है, ये कोरम सही होता है। अब जाके 34 हमारे पास जजेस है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस, मीन्स 33 अदर जजेस होते हैं। तो जो प्रेजेंट वाला भी था वो भी मैंने बता दिया, जो पास्ट का था वो भी मैंने आपको यहाँ पे डील कर दिया। अब यहाँ पर देखिए गठन तिथि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसका उद्घाटन तिथि 28 जनवरी 1950 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम महत्वपूर्ण तिथि को देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 लागू हुआ था 1 जून 1955 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि हमारे लिए माइनर एक्ट का ये क्वेश्चन बन जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 से। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हम बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या क्या काम करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको पद से हटाया कैसे जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। शपथ दिलाने का कार्य का इनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कराया जाता है। सेवानिवृत्ति ये कब होते हैं, रिटायर एज में, किस एज में होते हैं, तो ये 65 की एज में रिटायर होते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होते हैं वो 65 के एज में रिटायर होते हैं, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो 62 के एज में रिटायर होते हैं। ये अंतर आप ध्यान दीजिए। जो ये पद त्याग अगर राष्ट्रपति को संबोधित कर, अगर इनको कभी अपना रेजिग्नेशन देना होता है या इनको इम्पीचमेंट से हटाया जाता है तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को त्यागपत्र नहीं सौंपते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो था, जो हमारा जुडिशरी था वो जुडिशरी आ गया। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं। आर्टिकल नंबर 124 में क्या दिया है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो ये आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 125 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में बताया गया, मीन्स की फंक्शंस ऑफ कमीशंस के बारे में बताया, नहीं 125 में सैलरीज के बारे में बताया। हाँ, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में बताया गया, मीन्स की किस प्रकार से इनको सैलरीज दिया जाएगा,
जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 125 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 126 में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया। मीन्स कि जो कि तदर्थ न्यायालय, जो हमारा 127 है, तदर्थ न्यायाधीशों की बात कर रहा है। और तदर्थ न्यायाधीश किसको कहते हैं? जो कि एडॉक होते हैं, जिनको कि कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, तो उनको एडॉक जजेस के बारे में आर्टिकल नंबर 127 में बताया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 126 की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जा रही है। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 126 में बात कर रहा है। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ केस लॉ भी बताना चाहूँगा जो कि हमारे जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हमारे पास केस आ रहा है भारत संघ, मीन्स कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सकल चंद सेठ का एक मामला आया था जो कि 1977 से रिलेटेड था। उच्चतम न्यायालय, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया था कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है वो पूर्ण और प्रभावी परामर्श है, इसका अर्थ सहमति नहीं है और राष्ट्रपति ऐसे परामर्श से बंधे नहीं होते हैं। ये बात हमको भारत संघ बनाम सकल चंद सेठ के मामले में ये बात बता दिया गया था, जो कि हमारा रिलेटेड किससे, हमारा यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड ये केस लॉ है। दोस्तों, एक और केस लॉ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला आया था, जिसको हम लोग फर्स्ट जजेस केस के भी नाम से जानते हैं। ये कब आया था? ये सकल चंद सेठ के निर्णय से के बाद ही आया था। यह वाद फर्स्ट जजेस केस या जजेस ट्रांसफर केस के भी नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सकल चंद के मामले में निर्णय सहमति व्यक्त की। इसका तात्पर्य था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका सर्वोच्च से था। मीन्स कि ये केस जो हमारे लिए है वो इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद से जो नेक्स्ट केस आया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का केस आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया, जिसमें एनजेएसी के बारे में बताया गया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया गया था मोदी सरकार में, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया था। ये जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ का मामला, ये 2015 में दोस्तों ये केस आया था। केस आपको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ से रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 128 में उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बता रहा है। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम बढ़ गया, मीन्स की बर्डन ज़्यादा पड़ गया, तो क्या किया जाता है? रिटायर्ड जजेस को भी बुला लिया जाता है। और क्या करने के लिए? कुछ टाइम के लिए जो केस को, इसलिए रिटायर्ड जजेस को बुला लिया जा रहा है क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, वो केस को जल्दी से क्या कर देंगे? टेकअप करेंगे, वो जल्दी से उस केस को निपटाने की बात कहेंगे। अब आर्टिकल 129 की बात हम करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक? ये बात आपको लर्न करके रखना है, ठीक? सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये आर्टिकल नंबर 129 में बताया गया। अब आर्टिकल नंबर 130 की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया नहीं, स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मीन्स कि हर एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 131 के बारे में हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। आर्टिकल 132 में क्या बताया गया? आर्टिकल 132 से लेकर के 136 तक मैं आपको रैंडमली बता दे रहा हूँ। जो आर्टिकल नंबर 32 में है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है किसका? ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस में आर्टिकल 132 में बताया गया। आर्टिकल 133 में बताया गया सिविल मैटर में आप डील कर सकते हैं, आर्टिकल 133 में यह बताया गया। और आर्टिकल 134 में बताया गया है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर से अगर कोई मामला डील कर रहा है तो आर्टिकल नंबर 134 में जाएगा। अगर आर्टिकल 134A भी आता है हमारे पास, 134A कैपिटल ए आता है, इसमें क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 136 के बारे में बता रहे हैं, आर्टिकल 135 हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 136 में SLP के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बताया जाता है, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अब आर्टिकल नंबर 137 में आप देख लीजिए क्या बताया जा रहा है? रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 138 में, जो कि लिखा नहीं है, मैं 138 के बारे में बता दे रहा हूँ। इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो इनलार्जमेंट कर सकता है अपने ज्यूरिसडिक्शन को, कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 141 की बात कर रहा हूँ। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन
ऑल ऑफ द कोर्ट मींस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी जजमेंट पास किया जा रहा है वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लागू होता है, लेकिन अदर जो कोर्ट हैं जैसे हाई कोर्ट है, मींस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सभी पे इनका जजमेंट बाइंडिंग होता है। आर्टिकल नंबर 142 की हम बात करते हैं, इसमें दिया इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू एज टू डिस्कवरी के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 142 में उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटन आदि के बारे में, आदेश के बारे में 142 में बताया गया। आर्टिकल 143 जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट मींस कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जो हैं वो सलाह देने के लिए बाउंड नहीं है। अगर उनका नहीं मन कर रहा है, मन की बात नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैं इस पे सलाह नहीं देना चाहता हूँ, वो सलाह नहीं भी मना भी कर सकता है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो मना भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उनका अगर उन्होंने कोई सलाह दिया है तो उसके सलाह को मानने के लिए भी वो बाउंड नहीं है। दोनों बातें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ मैं बता दे रहा हूँ। जो आर्टिकल 143 इनरी केरल एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह मांगा गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ने इनरी केरल एजुकेशन बिल पे प्रेसिडेंट को इन्होंने सलाह दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में और बता दे सकता हूँ कि सलाह मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट महोदय जी के द्वारा, ये बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सलाह देने से मना कर दिया। कहा कि वो पॉलिटिकल वो मैटर जो होता है वो पॉलिटिकल मैटर हो गया, मैं उसमें सलाह नहीं देना चाहता हूँ, तो नहीं दिया सलाह। दोनों बातें आपको यहाँ पे पता चल गई। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों 143 तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मीन्स की जो हमारा यूनियन जुडिशरी था उसको हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसी तरह मैं कल आपको हाई कोर्ट के बारे में भी बताऊंगा। हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में जितने भी हायरार्की हैं उन सभी हायरार्की को नेक्स्ट सेशन में कल मैं बताने वाला हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाया जाना किस प्रकार से? आधार क्या होता है? कदाचार या असमर्थता। ठीक, संबंधित अनुच्छेद जो कि हमारा संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 का सब क्लास 4 और अनुच्छेद 124 का क्लास 5, चाहे हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 सब क्लास 4 और अनुच्छेद 124 क्लास 5 में दिया। प्रक्रिया क्या दिया है? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे पास आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कहाँ से मूल बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973 का इनका जजमेंट आया था। उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था कि हाँ भैया आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पार्लियामेंट आप हैं, आप प्रभु हैं, आप माई बाप हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बता दीजिए माय लॉर्ड क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर टाइम आने पे मैं बताऊंगा कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि इसी के पास इंटरप्रिटेशन करने का पावर होता है। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है? उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के द्वारा ही किया जाएगा, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। अगर वो जो लॉ बनाया गया है अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो पब्लिक को मीन्स की हार्म कर रहा है तो उसको नल एंड वाइड किया जा सकता है। जैसे आपको अभी मैं एग्जाम्पल में NJAC के बारे में बता रहा हूँ। NJAC ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता है। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है उस पर उसका क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका अभिभावक है, उसको जांच कर सकती है, जैसे प्रिंसिपल साहब है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान में नियुक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार विधि का शासन है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? शक्ति निहित है संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 125 सब क्लॉज 1 में दिया है। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं, ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की जो पीठ थी वो केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य का मामला था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था। ये डेट भी आप याद करके रखिएगा क्योंकि ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24 वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने सुधारात्मक याचिका दाखिल की थी, तो वो 142 है, आर्टिकल नंबर 142। फिर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी के पास है, आर्टिकल नंबर 143 में। इसमें मैं केस भी बताया था, इनरी केरल एजुकेशन बिल का मैं मामला भी बताया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कोलिजियम की व्यवस्था अपनाया था 1993 में। जनहित याचिका की माता किसको कहा जाता है? माता, पिता नहीं, माता किसको कहा जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी जी को कहा जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो वो दोस्तों अंग्रेजी में, मीन्स की इंग्लिश में होती है। अब हम बात करते हैं PIL का। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये किस देश से लिया गया है? तो इसको USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके भारत में पिता कौन माने जाते हैं? तो इसके भारत में पिता जस्टिस PN भगवती साहब माने जाते हैं, और इनके साथी जो जज थे वो कृष्णा अय्यर साहब, दोनों लोगों को माना जाता है। ठीक, लेकिन जो मेन प्रोपाउंडर माना जाता है जस्टिस PN भगवती को माना जाता है, और साथ साथ कृष्णा अय्यर का भी अगर नाम दे देता है तो दोनों लोगों को माना जाता है। भारत में शुरुआत हुआ था PIL का 1979 में भारत में शुरुआत किया गया था। अब इसके विधि के बारे में हम देखते हैं। प्रथम सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि हमारा शेड्यूल नंबर ये 7 है। उसी शेड्यूल नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति देख लीजिए और मूल स्थिति। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो संघ सूची में, मीन्स की यूनियन लिस्ट में 97 विषय थे। अब हमारे यूनियन लिस्ट में 98 विषय है। राज्य सूची में ओरिजिनली 66 विषय थे, अब इसमें 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में ओरिजिनली 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हो गए। अब विधि के बारे में देख लीजिए। विविध मीन्स की जो सब चीज जगह पूछा। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 171 को नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 171 को असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है, और अनुच्छेद 371 को मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। दोस्तों जितना हो सका है उन सभी चीजों को मैं यहाँ पे डील करने का कोशिश किया हूँ। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ केस लॉ बता दे रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा का केस है, जो कि 2002 से रिलेटेड मामला है। अब ये जो इनका केस है रिलेटेड, वो आर्टिकल नंबर 137 से है, जिसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा का केस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका की बर्खास्तगी के बाद जो निर्णय अंतिम होगा उसकी समीक्षा करते हुए उच्चतम न्यायाधीश के अंतर्निहित शक्ति के तहत एक उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। बस आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 137 से रिलेटेड जो केस ला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा का केस है। ठीक, एक और केस लॉ मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे बंगाल ह्यूमनिटी बनाम बिहार राज्य का एक मामला आया था दोस्तों, उसको भी आप लर्न करके रखिएगा, जो कि 1955 का मामला है। लेकिन एक थोड़ा सा उससे पहले का और मैं केस आपको बता देना चाहता हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और वो भी यूनियन जुडिशरी से। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य, जो कि 1991 का मामला है। इसमें क्या बताया गया? इसमें जो हमारा मामला फॉल कर रहा था वो आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 129 से डील कर रहा था, मींस कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से डील कर रहा था। ये कौन सा मामला? जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन का मामला था, ये आर्टिकल नंबर 129 से डील कर रहा था। इसमें क्या बताया गया था? उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 129 के अधीन उच्च न्यायालय स्वयं की तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमानना करने के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखता है। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सेशन रेलिवेंट है कि नहीं है। जो भी आपका सुझाव आएगा हम उसको अच्छे से देखेंगे और उस पर मैं अपना रिस्पेक्ट, आपको प्यार दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।